कहीं से अचानक से इस तरह से टूट जाता है। ठीक है, इसमें पहले बीच में नैरो होना शुरू होता है, फिर और नैरो होता है, फिर बिल्कुल अलग हो जाता है। समझ में आई बात आप? तो ऐसे सब्सटेंसेस का स्टूडेंट्स ये वाला जो ग्राफ होता है उसमें देखो यू के बराबर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि हालांकि मैंने जेनरिक ग्राफ एक ऐसा बनाया है, बट ब्रिटल सब्सटेंसेस के लिए जो ग्राफ होता है उसमें यू के बराबर कुछ दिखाई दे। यू जो है वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो यू जो है वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अचानक से ये जो रॉड है वो टूट जाती है। ठीक है, आप फोर्स लगा लेते बढ़ा लेते अचानक से एक जगह पे आके वो टूट जाती है, तो यू वही पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। समझ में आई बात आप? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सब्सटेंस है उसका ग्राफ इस तरह से दिखता है, जिसमें यू दिखेगा आपको और बाद में एफ भी। तो स्टूडेंट्स यू वो पॉइंट है जहां पर टूटने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है, टूटने वर्ड से यहाँ पे शुरू हो गया, और एफ वो पॉइंट है ये वाला जहां पे पूरा का पूरा टूट चुका है, दो पार्ट में रॉड पड़ चुका। समझ गए? तो यू इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ जहां पे वो टूटना शुरू कर रहा है, और एफ फ्रैक्चर पॉइंट वो है जहां पे वो पूरी तरह से अलग हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटल सब्सटेंसेस के लिए ग्राफ थोड़ा अलग दिखता है और डक्टाइल के लिए अलग। ये जनरल फॉर्म है ग्राफ का। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इस केस में यू और एफ इतने पास है कि उनमें डिफरेंस पता ही नहीं चलता, ऐसा भी बोल सकते। समझ में आ रही? राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ये ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, और आपको समझ में आ गया तो नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। और वो दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस के साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ग्राफ में थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, जैसे मैंने आपको दो वेरिएशन यहाँ पे बताई। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं रबर की। रबर, ठीक है, तो रबर बैंड तो क्या होता है आपको पता ही है रबर बैंड। ठीक, तो रबर बैंड की खास प्रॉपर्टी होती है कि बड़ा ज्यादा इलोंगेट कर सकते हो आप, और दूसरा वो मेनली इलास्टिक बिहेवियर ही शो करता है। आपने देखा होगा कि रबर बैंड जो है उसको जब भी आप छोड़ोगे तो अपने नेचुरल लेंथ में आएगा। ऐसा तो नहीं कि एक बार फोर्स लाके लंबा किया तो लंबा ही रह गया, ऐसा तो होता नहीं। तो रबर बैंड जो है वो इलास्टिक बिहेवियर ही ज्यादा शो। तो उसमें ग्राफ में क्या चेंज आएगा आप मुझे बताओ, सोचो सोचो, ये ग्राफ में क्या चेंज आएगा, उसका ग्राफ बनाएंगे। देखो उसमें इलास्टिक बिहेवियर ही ज्यादा होता है, तो ये पॉइंट बी और यू इसके बीच में ना बहुत कम गैप होता है जब रबर ग्राफ बनता है। ठीक, ये वाला पार्ट ना के बराबर ही होता है। राइट, ऐसे और भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कुछ टिश्यूज भी होते हैं, जैसे देखो चिक, चिक में जो टिश्यूज होता है वो भी रबर की तरह ही होता है। ठीक है, देखो होता है, आप इसको रबर की तरह आप खींच सकते हो। राइट, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनके लिए नाम है, उनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स आर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड बाय अ लार्ज अमाउंट। समझ में आई बात? स्टूडेंट, अगर फ्लोर स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चलो, तो पूरा फॉर्मूलाज के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कितना चेंज हुआ वो न्यूमरेटर में रहेगा और ओरिजिनल आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। इसका फर्स्ट टाइप है मेरा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसमें आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आता है और टेंसाइल स्ट्रेस भी आता है। फॉर्मूला इज एफ बाय ए ओनली, और यू कैन से सेकेंड फॉर्मूला एम जी बाय पाई आर स्क्वायर भी है। ये दो फॉर्मूला है। सेकेंड है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेस। उसका फॉर्मूला है डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, क्योंकि चारों तरफ से जो फोर्स अप्लाई होता है इज इन टर्म्स ऑफ एफ बाय ए का मतलब ही प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल एफ बाय ए। और इन द थर्ड केस शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला एफ बाय ए ओनली। यहाँ पे एफ बाय ए का मतलब होता है डेल्टा पी इन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेन में फर्स्ट टाइप है आपका लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लेंथ चेंज होता है, तो चेंज इन डायमेंशन में स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। सेकेंड में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में वॉल्यूम चेंज होता है, सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। थर्ड है आपका शेयरिंग स्ट्रेन, जिसका आंसर आता है ओनली थीटा। क्या आता है? थीटा। उसके बाद आपने पढ़ा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन,
और जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन चला था तभी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आता है, सो कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल ई लिखता हूं मैं, और ई को जगह पे ही रखो। ये स्ट्रेन यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे क्या कर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे क्या करना आएगा डिवाइड। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मतलब होता है कैपिटल ई, और कैपिटल ई को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी का मॉडुलस है। अभी इलास्टिसिटी के मॉडुलस के कितने टाइप है? 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप है आपका यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का डिवाइड, यंग्स मॉडुलस इन दोनों का डिवाइड, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। आंसर क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला एफ बाय ए और एल बाय एल लेता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ एल बाय ए एल। अगर मैं एम जी बाय पायर स्क्वायर और ये फॉर्मूला लेता हूं तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एम जी एल अपॉन पायर स्क्वायर एल, ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड है आपका बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से। बल्क मॉडुलस विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल के, दैट इज इक्वल टू इन दोनों का डिवाइड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो इसका डेल्टा पी फॉर्मूला है और इसका डेल्टा वी बाय दोनों को डिवाइड किया तो डेल्टा पी वी इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला यहाँ पे। बल्क मॉडुलस में और एक चीज आपने पढ़ी थी, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। सो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस करके फॉर्मूला था, तो इसका फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी इंटू वी। थर्ड जो आपका है वो कौन सा था? थर्ड वाले के लिए कौन सा था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ईटा। आई थिंक सो मैंने आपको बताया था ईटा। इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? एफ अपॉन ए थीटा। क्या फॉर्मूला आएगा? एफ अपॉन ए थीटा। ये तीनों मॉडुलस के टाइप थे, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस है ना, इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, बराबर ना। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मतलब मॉडुलस होता है। अगर मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, लेकिन अगर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या तो यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या तो बल्क मॉडुलस, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन क्या तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये तीनों केस यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा पॉइजनस रेशियो। पॉइजनस रेशियो में आपने पढ़ा कि लैटरल स्ट्रेन दोनों भी स्ट्रेन को डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। वायर का एग्जांपल लेता हूं। वायर को जब मैं पुल करता हूं तभी लेंथ के साथ आपका डायमीटर भी डिक्रीज हो जाता है। तो लेंथ को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो फोर्स के डायरेक्शन में, ये फोर्स आपका ऐसे है ना, तो उसके डायरेक्शन में जो चेंज होगा, क्या चेंज होता है फोर्स के डायरेक्शन में? लेंथ, तो उसको लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं। और फोर्स के परपेंडिकुलर में जो चेंज होता है, परपेंडिकुलर मतलब इसका डायमीटर डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो डायमीटर के लिए ये है और लेंथ के लिए ये है। लेकिन स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो लैटरल के लिए क्या आएगा? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। और लॉन्जिट्यूडिनल क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। सो डी कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू कैपिटल डी, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द पॉइजनस रेशियो विच इज डिनोटेड बाय द लेटर सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा करके। पॉइजनस रेशियो के बाद आपने नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ा वो वर्कडन के बारे में पढ़ा। वर्कडन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका ही मतलब होता है स्ट्रेन एनर्जी। उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। फिर आपने पढ़ा वर्कडन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्कडन का मतलब भी होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसका ही मतलब होता है स्ट्रेन एनर्जी। उसके आपने 3 फॉर्मूलेस पढ़े। सबसे पहला फॉर्मूला था हाफ इंटू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एल। सेकेंड फॉर्मूला था हाफ इंटू एफ बाय ए का मतलब होता है स्ट्रेस और स्मॉल एल बाय कैपिटल एल का मतलब होता है स्ट्रेन।
थर्ड आपने फॉर्मूला पढ़ा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अगर स्ट्रेन का स्क्वायर करता तो कैपिटल वाई को मल्टीप्लेट करते हैं। और एक फॉर्मूला पढ़ा हाफ इंटू अगर मैं स्ट्रेस का स्क्वायर करता हूं तो वाई से डिवाइड होता है यहाँ पे। तो ऐसे टोटल 4 फॉर्मूले आपने वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के लिए पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा तो इतने सारे फॉर्मूले आपको कंपलसरी आने ही चाहिए। और एक पॉइजनस रेशियो का अगर आप वैल्यूज देखोगे, ये इसका लिमिट 0 to 0.5 के बीच में अराउंड था आपका कुछ। तो पॉइजन रेशियो का जब भी आपको फाइंड आउट करने बोलेंगे तो उसका वैल्यू 0 से लेके 0.5 के बीच में आना चाहिए। अगर आपका किसी का 1.2.3 ऐसे आ जाता है, इसका मतलब आपका सम वहां पे कहीं ना कहीं तो गलत है। तो ये सब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट वाला इलास्टिक बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज इलास्टिक बिहेवियर? क्योंकि इलास्टिक बिहेवियर में इलास्टिक हाइस्टेरेसिस भी है जो आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको इलास्टोमर पता होना चाहिए। इलास्टोमर्स मतलब जो ओनली इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। अभी मैं आज होमवर्क देता हूँ आपके लिए, वो होमवर्क कंपलसरी करना है आपको और ग्रुप में टिल 12 o'clock तक सेंड करना है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आपको बताता हूँ। डेफिनेशन ये सॉल्व करना है। सब लोग टिक मार्क करके लो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, थर्ड, 9th और 10th। उसके बाद ये करना है डिस्टिंग्विश इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। डिस्टिंग्विश और ये बस इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक सो। यहाँ पे आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स बाकी रहेंगे जो नेक्स्ट